नमस्कार, मैं हूं विकास टेकरे और स्वागत करता हूं आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दूसरे तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के बारे में। पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं महमूद गजनवी, जो कि एक तुर्क आक्रमणकारी था और जिसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। और इन आक्रमणों से न केवल भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचा, बल्कि भारत को सांस्कृतिक नुकसान भी पहुंचा, क्योंकि गजनवी ने न केवल राजनीतिक या राजाओं को पराजित करके उनकी सत्ता को कमजोर किया, बल्कि उसने सोमनाथ जैसे ऐतिहासिक मंदिरों को भी विध्वंस करने का प्रयास किया। यह मंदिरों या मूर्ति पूजा के इतने विरोधी इसलिए हैं क्योंकि ये जिस परंपरा या जिस धर्म में विश्वास रखते हैं, इस्लाम धर्म में, वहाँ पर मूर्ति पूजा को सही नहीं माना जाता। इसलिए इन्हें यह लगता है कि जो चीज़ हमारे धर्म में सही नहीं है वह हम कहीं भी होने नहीं देंगे। और दूसरी चीज़ ये थी कि आर्थिक स्थिति इनकी काफ़ी कमज़ोर होती है मध्य एशियाई देशों की। तो ये अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए धर्म के नाम पर सेना खड़ी करते थे और फिर आक्रमण करते थे और भारत के अलग अलग क्षेत्रों के राज्यों को लूटा करते थे। ये दौर हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम से ये शुरू होता है। गजनवी इसे काफ़ी बड़े रूप में करता है और मोहम्मद गौरी तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की जड़ ही बन जाता है। तो आइए देखते हैं कैसा क्या था। यहाँ पर मोहम्मद गौरी 1173 से 1206 ईस्वी तक ये अफगानिस्तान यानी कि जो गजनी एरिया है वहाँ का ये शासक बनता है। अब देखिए, महमूद गजनवी की अगर हम बात करें, हम पहले मोहम्मद गौरी का बैकग्राउंड देखते हैं। तो महमूद गजनवी गजनी अफगानिस्तान क्षेत्र का ही शासक था, जहाँ पर आगे चलकर गौरी होगा। अब ये क्या होता है कि लाहौर, मुल्तान, पंजाब जो कि पाकिस्तान वाला है, इन क्षेत्रों को जीतता है और यहाँ पर शासन करता है। अब इसके बाद में जब ये कमज़ोर होता है तो ख्वारिज़्म वंश आता है। ठीक है, कौन सा वंश आता है? ख्वारिज़्म वंश। अब ख्वारिज़्म वंश गजनवी के बाद दो प्रमुख राजवंश उपजते हैं, जिनमें संसवनी राजाओं ने गजनवी के क्षेत्रों को जीत लिया था। अब ख्वारिज़्म के बाद में जो गौर वंश या संसवनी वंश है, यह इनकी राजधानी रहती है गौर अफगानिस्तान। इनका एक प्रमुख शासक होता है अलाउद्दीन हुसैन खान। यह क्या करता है? गजनी पर आक्रमण करता है और गजनवी के कमज़ोर उत्तराधिकारी को हरा देता है और गजनी को जला देता है, और जहाँ सोस की उपाधि यानी कि विश्वदाहक की उपाधि लेता है। अब इसे ये लगता है कि एक शहर जला देने से इसने एक पूरी दुनिया को ही जला दिया, लेकिन उस समय के सबसे प्रमुख मुस्लिम राजवंश को ये कमज़ोर करके ख़त्म कर देता है और अपने राजवंश की स्थापना कर लेता है। ये घटना होती है 1155 ईस्वी की। अब अलाउद्दीन हुसैन खां के बाद में अगला राजा बनता है, अगला सुल्तान बनता है गयासुद्दीन मोहम्मद। गयासुद्दीन मोहम्मद 1163 में गौर गजनी का शासक बनता है। इसका छोटा भाई जो था वह था मईजुद्दीन मोहम्मद गौरी या शिहाबुद्दीन गौरी, जिसे हम मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। और यही भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के आधार के रूप में जाना जाता है। अब 1173 ईस्वी में गौरी गौर क्षेत्र का शासक बन जाता है। यहाँ पर कैसे ये शासक बनता है? तो ये अपने भाई से छीनता नहीं है। यहाँ पर जो तुर्क परंपरा है, जैसे हम देखते हैं कि जो मंगोल जो तैमूरलंग है, ये तुर्क था। और यहाँ पर हम आगे चलकर मुगलों में भी देखेंगे कि ये साम्राज्य विभाजन की परंपरा हमें हुमायूं जैसे शासक द्वारा पालन करते हुए मिलती है। अब ये क्या होता है, इसका बड़ा भाई इस परंपरा को मानता है और अपने छोटे भाई मोहम्मद गौरी को गौर क्षेत्र का शासक बना देता है। तो यहाँ पर गौरी के पास में गौर क्षेत्र का शासक क्षेत्र आ जाता है और अपनी प्रतिभा से वह इस क्षेत्र में विस्तार करता है। अब गौरी के पास उद्देश्य थे कि वह पश्चिमी एशिया में साम्राज्य विस्तार करे। पश्चिम एशिया का मतलब है कि ये और आगे तुर्क वगैरह क्षेत्रों में यह शासन करे, वहाँ पर ये जीत हासिल करे और अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु यह पंजाब पर आक्रमण करने की योजना बनाता है। क्योंकि इसे पूर्वी क्षेत्रों में यानी कि भारत की तरफ आक्रमण नहीं करना है, इसे पश्चिमी क्षेत्र पर यानी कि जो एशिया, मध्य एशिया वगैरह है और जो पश्चिमी एशिया है, उन क्षेत्रों पर इसे आक्रमण करना है। अब इसके लिए इसे धन चाहिए, तो धन ये कहाँ से ले सकता है? जिधर इसको आक्रमण करना उधर उतनी आर्थिक समृद्धि नहीं है जितनी भारत में है,
और भारत पर आक्रमण करना ज़्यादा कठिन काम इसे लगता नहीं है। तो ये भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाता है, चूँकि पंजाब सिंध प्रांत जो होते हैं वह काफ़ी समृद्ध होते हैं। तो ये सोचता है कि इन पर आक्रमण करूँगा, काफ़ी धन लूटूंगा और उस धन के आधार पर एक बड़ी सेना खड़ी करके पश्चिम एशिया को जीतने का अपना सपना पूरा कर लूँगा। अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु गौरी पंजाब पर आक्रमण करने की योजना बनाता है और वह गोमल दर्रे के जरिए भारत में प्रवेश करता है। अब एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि जो सिकंदर और महमूद गजनवी है वह किस दर्रे से भारत में प्रवेश करते हैं। तो खैबर दर्रे से भारत में प्रवेश करते हैं। गोमल, खैबर, ये कुछ प्रमुख दर्रे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये भी, क्योंकि कई बार इतनी कॉमन चीज़ भी एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है और हमसे यही नहीं बनती है। अब देखो, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों को अब हम क्रम से देखते हैं। तो 1175 ईस्वी में जो मुल्तान के करामाती शिया शासक हैं, इनके बारे में हमने पहले भी देखा था। ये क्या होते हैं कि ये पहले बौद्ध थे, फिर बाद में इन्होंने इस्लाम के प्रभाव में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, तो ये करामाती मुस्लिम शासक के कहलाए। ठीक है, मुल्तान क्षेत्र में इनका शासन होता है। यहाँ पर 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है। अब 1178 ईस्वी में आबू का युद्ध होता है। आबू के युद्ध में सोलंकी शासक मूलराज द्वितीय के द्वारा मोहम्मद गौरी पराजित होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर सीधे तौर पर युद्ध का नेतृत्व मूलराज द्वितीय नहीं करते हैं। अब यहाँ पर इस युद्ध में मूलराज की ओर से उनकी पत्नी नायिका देवी और उनका एक अल्पवयस्क पुत्र भीम द्वितीय ये युद्ध का नेतृत्व करते हैं और कहते हैं कि इस पराजय के बाद गौरी इतना हतोत्साहित हो जाता है और ये इतनी बड़ी पराजय होती है कि इस पराजय के बाद गौरी ने पहले पूरे पंजाब को जीतने का निर्णय लिया। अब वह सोचता है कि पहले मैं जो सीमावर्ती क्षेत्र है जहाँ पर जो करीब है उनको पहले जीत लेता हूँ, उसके बाद मैं इन क्षेत्रों पर आक्रमण करूंगा। तो इस पराजय के बाद फिर दोबारा वह इन क्षेत्रों पर आक्रमण नहीं करता है। तो यहाँ पर ये गौरी की पहली पराजय होती है और इस पराजय के बाद गौरी पहले पूरे पंजाब को जीतने के लिए निकल पड़ता है। इस अभियान के दौरान वह 1179 में पेशावर, 1182 ईस्वी में देवल सिंध, 1185 ईस्वी में लाहौर, गजनवी शासक खुसरो मलिक यहाँ पर जो होता है उसको वह हराता है। अब 1189 में वह तंवर हिंद भटिंडा को जीतता है। भटिंडा में पृथ्वीराज तृतीय के राज्य की यह अंतिम सीमा थी और यहाँ पर पृथ्वीराज भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और यहाँ पर मोहम्मद गौरी भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। तो यहाँ पर दोनों देखते हैं कि भाई अब यहाँ पर युद्ध होने को है तो क्यों ना युद्ध कर ही लिया जाए। तो 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध होता है और गौरी इसमें पृथ्वीराज चौहान का आकलन कम करता है। उसे लगता है कि मैं ज़्यादातर शासकों को हरा चुका हूँ, तो यहाँ पर पृथ्वीराज क्या बड़ी चीज़ है। लेकिन पृथ्वीराज जिन्हें रायपिथौरा कहते हैं वो यहाँ पर मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरह हराते हैं और गौरी को भागने पर मजबूर कर देते हैं। अब यहाँ पर जो गौरी होता है वह जैसे तैसे अपनी और अपनी सेना की जान बचाकर भाग तो जाता है, पीछे हट जाता है, लेकिन यहाँ पर अगले ही साल वह फिर से दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना बनाता है और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर हार जाते हैं और अजमेर क्षेत्र जीत लेता है यहाँ पर मोहम्मद गौरी। तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी ने गजनी के प्रसिद्ध योद्धाओं खरबक, खरमेल, इलाहा, मुकलबा को युद्ध में शामिल किया था। यहाँ पर नेट के एग्ज़ाम में कई बार इन योद्धाओं के पूछे जाने की संभावनाएं भी बनती है, तो यहाँ पर इनके नाम भी ध्यान रखना। पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के लिए गौरी ने अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध योद्धाओं को, प्रसिद्ध सेनापतियों को बुलाया था, जिनमें खरवक, खरमेल, इलाहा, मुकलबा आदि यहाँ पर युद्ध में शामिल होते हैं। अब यहाँ देखिए, इस युद्ध में पृथ्वीराज की ओर से उसका सेनापति खांडेराव और दिल्ली का तोमर शासक गोविंदराज यहाँ पर मारे जाते हैं। सीधे तौर पर पृथ्वीराज इसमें शामिल नहीं होते, उनके ये सेनापति खांडेराव और तोमर जो सामंत है दिल्ली के, वो यहाँ पर शामिल होते हैं, लेकिन ये दोनों पराजित होकर मारे जाते हैं। युद्ध से पूर्व जो मोहम्मद गौरी रहता है उसे लगता है कि भाई पहले बात करके देख लेते हैं, पृथ्वीराज चौहान साहब मान जाए
तो वह किबाब उल मुल्क नाम के एक दूत को पृथ्वीराज चौहान के पास भेजता है कि भैया हमारी अधीनता स्वीकार कर लो क्योंकि तुम हारने वाले हो। अब स्वाभाविक सी बात है, मान लो आपने मुझे 4 थप्पड़ मारे, ठीक है, आपने मुझे 4 थप्पड़ मारे और मैं पिट गया, मैंने कुछ नहीं किया। अब दूसरी बार जब झगड़ा होगा तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि भैया मैंने इसको 4 थप्पड़ मारे थे, ये बहुत डरपोक किस्म का आदमी है, ये पलटवार करेगा ही नहीं। तो आप इस कॉन्फिडेंस में अगर धोखा से मैं ये कहूँ कि भाई झगड़ा मत कर, बुरा अंजाम होगा, तो आप कहोगे क्या अंजाम होगा भाई, पिछली बार तो जितना कुटा उससे ज़्यादा इस बार कुटेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर पलटवार हुआ और पलटवार बहुत बड़ा हुआ, और यहाँ पर पहले पृथ्वीराज चौहान को लगा कि भाई साहब मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन यहाँ पर गौरी ने अपनी गलतियों को सुधारा। साथ ही साथ उसने जो इनके जो गढ़वाल शासक है जयचंद, उसने भी यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं की, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो हुई वो पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में नहीं गई। जो अगर पृथ्वीराज चौहान के पक्ष में जाती तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाते, लेकिन यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान पूरी कोशिश करते हैं कि जीत जाऊं, लेकिन यहाँ पर वो हार जाते हैं। और हारने के बाद यहाँ पर प्रसिद्ध इसी युद्ध के बाद गौरी ने भारत में जीते गए क्षेत्रों का प्रशासक अपने गुलाम और अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में भारत आते हैं और अजमेर में बस गए, और अजमेर उनका केंद्र बन जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये किसके समय पर आ रहे हैं, तो ये मोहम्मद गौरी के समय पर आ रहे हैं। और कहते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो भी इनसे मिला था और वो भी इनसे काफ़ी प्रभावित था। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग सा हम कहते हैं, जब भी कोई इस्लामिक व्यक्ति और जब भी कोई एक हिंदू राजा आपस में लड़ता है तो हम चीज़ों को राजनीतिक आधार पर न लेकर धार्मिक आधार पर ले लेते हैं। जबकि अगर आप समकालीन स्थितियों को देखो तो सारी परिस्थितियाँ जो युद्ध की बनी वो सारी की सारी राजनीतिक थी। यहाँ पर चंदावर जो जयचंद है उसका पृथ्वीराज को समर्थन न देना भी राजनीतिक था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के जो पूर्वज थे उन्होंने दिल्ली को छीना था गढ़वालों से, जयचंद के पूर्वजों से, तो यहाँ पर उनकी दुश्मनी थी ही। साथ ही साथ जो चंदेल शासक है उसके साथ मिलकर जब जयचंद ने आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान पर, तो उसमें जयचंद और चंदेल शासक की बहुत बुरी पराजय हुई थी, तो इसका भी एक दुख था। और सबसे बड़ा दुख कि जो जयचंद की बेटी थी संयोगिता, उसको भगाकर ले गए पृथ्वीराज चौहान और उनसे शादी कर ली। अब यहाँ पर पहले से ही खानदानी दुश्मनी चली आ रही थी, ऊपर से राजपूतों के लिए उनका सम्मान बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज भी आप देखोगे तो ऐसा लोग अपने व्यवहार में मानने की कोशिश करते हैं। तो इस कारण जयचंद ने साथ नहीं दिया, और उसकी जो व्यक्तिगत कारण थे वह राजनीतिक कारण बन गए, और उन राजनीतिक कारणों के चलते पृथ्वीराज चौहान हार गए। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान की राजनीतिक अदूरदर्शिता का परिणाम था कि उन्होंने अपने पड़ोसियों को अपने पक्ष में नहीं लिया। अगर वे अपने पड़ोसियों को अपने पक्ष में ले चुके होते तो शायद मोहम्मद गौरी अब दूसरी बार भागता नहीं, बल्कि वह युद्ध की भूमि में ही ढेर कर दिया जाता। लेकिन इतिहास में हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि ऐसा होता तो क्या होता, या फिर ऐसा नहीं हुआ होता और ऐसा हो जाता तो आज इतिहास किस दृष्टि से देखा जाता। लेकिन ये सब काश, चूँकि, क्योंकि ऐसा हो सकता, ऐसे शब्दों से ही पढ़ा और सुना जा सकता है। इतिहास में जो हो गया उसे हम बदल सकते ही नहीं, लेकिन हम इतिहास से सीख ज़रूर सकते हैं। ठीक है, आज भी कई सारे जो राजनीतिक पार्टियां या प्रत्याशी होते हैं वह अपने चुनाव जीतने के लिए राजनीति में धर्म को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और हम भूल जाते हैं और हम उसी आवेश में आकर उन्हें अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं, और फिर अगले 5 साल विकास की वही धीमी रफ्तार चलती है। इसीलिए किसी भी चीज़ में जब आप राजनीति की बात करते हैं, जब आप प्रशासन की बात करते हैं, तो उसमें धर्म को तटस्थ रहना चाहिए। धर्म एक अलग विषय रहना चाहिए, क्योंकि धर्म व्यक्तिगत और सामाजिक मामलों का विषय है, धार्मिक मामलों का विषय है, यह राजनीतिक मामलों का विषय नहीं है। राजनीति में सभी धर्मों की अच्छी बातों के जो सिद्धांत हैं
उन्हें नेताओं के द्वारा अपनाए जाने चाहिए, ना कि किसी धर्म विशेष की नारों को या फिर ध्वज को, जिसके आधार पर वो बहुसंख्यक से वोट लेने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, तबकात ए नासिरी, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का पराजय के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर कुछ बिंदु आते हैं। तो जो चंद्रदाई है वह तो अपना एक मत देता है कि भाई यहाँ पर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को गजनी ले जाता है और वहाँ पर उन्हें अंधा करवा देता है। लेकिन फिर यहाँ पर चंद्रदाई कहता है कि जनाब, इन्हें मारने से पहले, मुझे मारने से पहले आप एक बात सुन लो कि जो ये पृथ्वीराज चौहान है ना, ये सिर्फ शब्दों को सुनकर ही शब्द भेदी बाण चला देते हैं। मतलब सिर्फ आवाज़ सुनकर, आवाज़ कहाँ से आ रही है वहाँ पर ये सटीक निशाने पर ये बाण मार देते हैं। मोहम्मद गौरी को वह इम्प्रेस करने का प्रयास करता है चंद्रबधाई, और मोहम्मद गौरी सोचता है कि चलो इसको मारने तो वाले ही हैं, एक बार सुन लेते हैं कि भाई ये क्या क्या कर सकता है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि जो चंद्रबधाई है उसकी बातों से प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को तीर कमान ला के देता है। मतलब उसके जो अधिकारी होते हैं वो ला के देते हैं और कहते हैं कि भाई चला के बताओ। तो यहाँ पर जो स्टील की कटोरी जैसी जो प्लेट होती है, थाली जैसी, वो लगाई जाती है ताकि वो हमें मारे। और यहाँ पर चंद्रबधाई रहते हैं, वो डायलॉग मार देते हैं कि 30 बाँस 4 गज अंगुलष्ट प्रधान ता ऊपर जो तख्त पे सुल्तान है मच चुके चौहान। इस तरह की वो बात करते हैं और पूरी लोकेशन बता देते हैं कि कहाँ पर गौरी बैठा हुआ है। वहाँ पर फिर जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं वो तीर चलाते हैं तो उन प्लेटों को छेदते हुए हो जाती है और मोहम्मद गौरी के सीधे दिल के पार हो जाती है और यहाँ पर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के प्यार में मर जाता है। तो इस तरह की यहाँ पर घटनाएं पृथ्वीराज चौहान के विषय में चंद्रबधाई कहते हैं। हालांकि ये मिथक मानी जा सकती है क्योंकि राजनीतिक काव्य इस समय पर जो चल रहा था, अगर आप साहित्य की दृष्टि से देखोगे तो ये चारण कवियों का काव्य है। चारण कवि मतलब जो राजा के आश्रय में रहकर लिख रहे हैं, इसको वीर गाथा काल भी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर लिख रहे हैं। आप आला उदल की बात करो या फिर आप बहुत सारे इस समय के योद्धाओं की बात करोगे तो काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर अलग अलग योद्धाओं के बारे में लिखा गया है कि भाई सिर कटने के बाद भी उसने 100 लोगों को मार दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो ज़्यादातर इतिहासकार इस मत को नहीं मानते हैं। ठीक है। दूसरा मत है तबकात नासिरी मिन्हाज और सिराज का ये ग्रंथ है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हारने के बाद पृथ्वीराज तृतीय बचकर भागने लगे और सिरसा के पास सुरसती में गौरी के नायकों ने उन्हें मार दिया। तीसरा मत है हसन निज़ामी का, भी अपनी किताब में लिखते हैं, युद्ध में हार के बाद पृथ्वीराज चौहान गौरी की अधीनता में अजमेर का सामंत बन जाता है। लेकिन जैसे ही गौरी कहीं और जाता है तो यहाँ पर जो चौहान होते हैं वह विद्रोह कर देते हैं। बाद में उन्हें सैनिकों द्वारा मार दिया जाता है। एक ये मत है। चौथा, पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर भी एक मत निकाला गया है। गौरी के अजमेर क्षेत्र में हमें सिक्के मिले हैं जो पुनर्मित थे, मतलब कि गौरी ने ढलवाए उन्हें। यहाँ पर चौहानों के ही सिक्के थे ये जो पुनर्मुद्रित करवाए गए, यानी कि गौरी ने नए सिक्के नहीं ढलवाए, इसने जो चौहानों के सिक्के चल रहे थे उन्हें सबको एकत्रित किया और उन्हें गलवाया और उन्हें फिर से नए सिक्कों के रूप में जारी किया। तो इन सिक्कों में क्या विशेषता मिलती है? एक तरफ बैल की आकृति व पृथ्वीराज खुदा हुआ है और दूसरी तरफ घोड़े की आकृति और मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन शाम खुदा हुआ है, जो मोहम्मद गौरी का नाम है। हालांकि ज़्यादातर विद्वान इस मत से भी सहमत नहीं है। तो ये जो भी चारों मत है ये अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं। आखिर में पृथ्वीराज चौहान पराजय के बाद में उनका क्या हुआ ये कोई नहीं जानता और अभी भी इतिहास इस खोज में है कि हम जान पाएँ कि पृथ्वीराज चौहान के साथ आखिरकार द्वितीय युद्ध के बाद, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद क्या परिणाम निकले थे। अब इसके बाद में हम देखते हैं, तो इसके बाद में देखिए पृथ्वीराज तृतीय के हार के क्या कारण थे। तराइन के जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने भागती हुई गौरी की सेना का पीछा नहीं किया और पंजाब पर भी अधिकार नहीं किया। उनकी ये बड़ी गलती थी कि उन्हें जब पता था कि भाई ये हमारी सीमा के इलाकों पर आकर बैठ गए। एग्जाम्पल के लिए हम मान लें कि हमें पता लगा कि पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया
और अब पाकिस्तान की पूरी 90% सेना आपको पीओके में बैठी मिल रही है। अब उसके बावजूद भारतीय नेता कह रहे हैं, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको सीरियस मत लेना, ये चीज़ें हम समझने के लिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया कश्मीर क्षेत्र पर, और फिर जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है पाकिस्तान में है, तो वो भारत का, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। तो उसमें अगर पूरी पाकिस्तान की सेना मिलिट्री सब गोला बारूद लेके बैठी है, और भारत के नेता, भारत की सेना ये कह रही है कि सब कुछ नॉर्मल है, तो ये एक धोखा होगा लोगों के साथ में, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी आक्रमण करने वाला है। अब इससे बेहतर क्या होगा कि भारत की सेना भाई पूरी प्रयास करे, मतलब अभ्यास वगैरह शुरू कर दे, सेना अपनी भी खड़ी कर दे, ब्लैकआउट वगैरह करे, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय पर हुआ था। तो ऐसा कुछ भारतीय सेना या भारतीय प्रशासन करेगा, लेकिन यहाँ पर जो पृथ्वीराज चौहान है उन्होंने नहीं किया। मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, उसको उन्होंने खदेड़ दिया, ठीक है। अब उन्होंने बोला भैया जान दो इसको, ये अब दोबारा आक्रमण नहीं करेगा। उन्होंने ये जानने का प्रयास भी नहीं किया कि वो अभी कहाँ पर है। जब चौहान को बताया गया होगा कि भाई वो तो आपकी सीमा पर है, पंजाब पर है, अब उन्होंने चिल्लाते हुए कहा होगा कि भाई है तो क्या, वो हम पर आक्रमण नहीं कर सकता, हम उसको हरा चुके हैं, और कौन सा बड़ा आक्रमणकारी है, हम इसको फिर हरा देंगे। अब उन्हें अगर ये ध्यान होता, अगर उनके अंदर ये राजनीतिक दूरदर्शिता होती कि भाई, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान में राजनीतिक दूरदर्शिता की कमी थी। अगर वे पंजाब क्षेत्र पर से भी गौरी को खदेड़ देते तो हो सकता था कि गौरी फिर दोबारा भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण करता ही नहीं। अब इसके बाद में क्या होता है, अब विजय के उपरांत भोग विलास में डूब जाते हैं। कहते हैं कि इनकी 12-13 रानियाँ थी, अलग अलग सोर्स अलग अलग बताते हैं। कुछ कहते हैं कि 2 रानियाँ थी, कुछ कहते हैं कि सिर्फ एक ही संयोगिता बस थी, तो इसके भी पुख्ता प्रमाण नहीं है। और कहते हैं कि इनकी 12-13 रानियाँ थी। तो ये हमेशा परिस्थितियों में अपने आप को संभालने के बजाय ये गलत चीज़ों में डूब जाते थे। जैसे हम आगे जो बाबर का पुत्र है हुमायूं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। बाबर खुद ऐसा भोगविलासी व्यक्ति था कि युद्ध के बाद में उसको पता ही नहीं रहता था कि वो कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है, बस नशे में, और अपनी अपनी जो अय्यासियाँ हैं वो उनकी चलती रहती थी, जिसके चलते दोनों ही स्थायित्व तो प्राप्त नहीं कर पाए और हमेशा युद्ध में उलझे रहे। कुछ ऐसा ही पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ। कुछ इतिहासकारों का मानना है, ये मैं सीधे तौर पर ये आरोप वगैरह नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो जो इतिहासकार बता रहे हैं वो हम एक दूसरे को बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे बताओगे। तो यहाँ पर इतिहासकार मानते हैं कि विजय के उपरांत पृथ्वीराज चौहान भोग विलासी जीवन में जीने लगे थे। प्रशासनिक कार्यों में उनकी रुचि नहीं रही, साथ ही साथ उनकी नई नई शादी हुई थी संयोगिता के साथ, तो वे उस और भी चले गए थे, जिसके चलते उन्होंने ना तो ये ध्यान दिया कि पंजाब क्षेत्र में गौरी बैठा है उसको जाके भगाऊं, और ना ही उन्हें ये खबर रही कि गौरी पंजाब से दिल्ली आ गया आक्रमण करने के लिए तराइन के मैदान पर उनको खबर ही नहीं। अब उनका जो गुप्त सिस्टम है, सुरक्षा सिस्टम है, वो भी यहाँ पर नाकाम हुआ, हम कह सकते हैं। पड़ोसी राज्यों से पृथ्वीराज की शत्रुता, अब जो जयचंद था वो इनका शत्रु हो गया था, बहुत सारे राजा इनके शत्रु हो गए थे, जिसके चलते पड़ोसियों ने इनकी सहायता नहीं की और ये पराजित हो गए। 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता से यूपी के इटावा के पास चंदावर में जयचंद गढ़वाल को हराते हैं और कन्नौज एवं बनारस पर तुर्कों का अधिकार हो जाता है। 1192 से 1194 के बीच ऐबक ने मेरठ, दिल्ली और ये बरार या बर, जो ये बरार क्षेत्र है, या तथा रणथंबोर, इसको ये जीत लेते हैं। बर क्षेत्र है ये। तो 1195 ईस्वी में ऐबक ने अहिलवाड़ा भीम द्वितीय पर असफल आक्रमण किया, लेकिन लगातार आक्रमण के कारण ऐबक ने 1197 ईस्वी में इस बार अहिलवाड़ा को लूट लिया, और यहाँ पर ये अहिलवाड़ा से फिर ये अपनी राजधानी बदलते हैं। 1197 ईस्वी में ऐबक कालिंजर जीतता है, चंदेल शासक मरमारुति देव को हराता है, महोबा, कालिंजर तथा खजुराहो पर यह अधिकार करता है। 1203 ईस्वी में अंधखुद का युद्ध होता है,
ख्वारिज़्म राज्य से गौरियों की पराजय होती है और यहाँ पर ये इस युद्ध में जीतते हैं, मतलब हार जाते हैं गौरियों से। कौन हार जाते गौरियों की, मतलब गौरियों को कौन हराता है, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक हराता है। 1205 ईस्वी में गौरी के भाई गयासुद्दीन की मृत्यु हो जाती है और इन कारणों से गौरी ने भारतीय क्षेत्रों पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। कब? 1205 में। 1206 ईस्वी में गौरी पंजाब के खोखरों के विद्रोहों के दमन हेतु आक्रमण करता है और यह इसका अंतिम अभियान था। अब ये ध्यान रखना कि 1197 ईस्वी में अहिंदवाड़ा अभियान के समय ऐबक इल्तुतमिश को खरीदता है। इल्तुतमिश आगे जाकर एक महत्वपूर्ण सुल्तान बनता है और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। साथ ही साथ ये कुतुबुद्दीन का गुलाम भी होता है और दामाद भी होता है। और आगे चलकर 1236 से 40 तक इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्ताना, जो कि सल्तनत काल की पहली और अंतिम महिला सुल्ताना थी, वह शासन करती है। इसीलिए इल्तुतमिश यहाँ पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाता है। अब इसके बाद देखिए कि खोखरों के विद्रोहों के दमन में गौरी की सहायता ऐबक व उसका गुलाम इल्तुतमिश करता है और गौरी इल्तुतमिश से काफ़ी प्रभावित हो जाता है। इसलिए वह कुतुबुद्दीन ऐबक को कहता है कि भाई इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दो। अब यहाँ पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है वह इल्तुतमिश को दास्ता से तो मुक्त कर देता है, लेकिन अपनी बेटी के साथ शादी करवा के अपनी बेटी का गुलाम जरूर बनवा देता है। 1206 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते समय गौरी की हत्या कर दी जाती है। खोखर जो करामाती होते हैं वह इनकी हत्या करते हैं। गौरी ने कन्नौज विजय के बाद देवी लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के चलवाए थे, जिन्हें दहली वाल सिक्के कहा गया और तुर्कों द्वारा प्रचलित प्रारंभिक सिक्के थे। यहाँ पर अक्सर कन्फ्यूज़न होती है, प्रश्न बनता है सीधे तौर पर कि गौरी के सिक्कों पर किसका चित्र था। ऑप्शन में देवी लक्ष्मी होता है, लेकिन कोई भी देवी लक्ष्मी टिक नहीं करता क्योंकि गौरी यहाँ पर मुस्लिम शासक होता है। लेकिन गौरी जो करता है वह इन दहलीवाल सिक्कों को, मतलब जैसे चल रहे होते वैसे ही इनको जारी कर देता है। तो गौरी द्वारा जारी सिक्कों में देवी लक्ष्मी का चित्र हमें देखने को मिल जाता है। गौरी का एक गुलाम सिपलहार गुलाम भाई, इसका जो सेनापति था एक और बख्तियार खिलजी, हमने जब सेन वंश पढ़े थे तो हम देखते हैं कि जो लक्ष्मण सेन होते हैं वह आक्रमण करते हैं, जो लखनौती वगैरह इनका एरिया होता है, इनकी राजधानी होती है बिहार में, वहाँ पर ये आक्रमण करता है और इनकी राजधानी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है और फिर आक्रमण करते हुए वह आसाम तरफ निकल जाता है। 1203 ईस्वी से 1205 ईस्वी बख्तियार खिलजी ने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया। सैन राजधानी नादिया पर अधिकार कर बख्तियार असम पर आक्रमण करता है और मागध वंश के शासक से पराजित होकर मारा जाता है। बिहार क्षेत्र पर बख्तियार खिलजी के अधिकारी अली मर्दान का नियंत्रण हो जाता है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका कोई पुत्र नहीं था, तो उसका राज्य उसके गुलामों में बढ़ जाता है। भारतीय क्षेत्र कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आता है। ताजुद्दीन यालदोज को गजनी क्षेत्र मिलता है और नसीरुद्दीन कुबाचा को उच्च और सिंध का क्षेत्र मिलता है। तो अब यहाँ पर इनका विभाजन हो जाता है और यहाँ पर से फिर तुर्कों का जो साम्राज्य विस्तार है उसकी शुरुआत हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए कि जो तुर्कों की विजय या राजपूतों की पराजय के कारण हैं, तो वो क्या कारण है कि राजपूत यहाँ पर पराजित हुए और तुर्क यहाँ पर जीतते गए। तो यहाँ पर मिन्हाज उस सिराज या हसन निज़ामी तुर्कों पर देवीय कृपा की बात करते हैं। फ़क्र मुदव्विर में आदाब उल हर्ब व शुजात, इसके जो राइटर हैं वो यहाँ पर तुर्कों की गतिशील सैन्य पद्धति, जो घुड़सवार इनकी सेना है, तीरंदाज सेना है, राजपूतों की पिछड़ी हुई सामंती पद्धति को भी यहाँ पर राजपूतों की पराजय का कारण मानते हैं। लेनपूल और स्मिथ जैसे इतिहासकार तुर्क के ठंडे प्रदेशों में रहने वाले मांसाहारी थे। ये क्या कहते हैं भाई, ये तुर्क ठंडे, तुर्कमेनिस्तान मतलब ये जो तुर्की वगैरह है ये ठंडे क्षेत्र हैं। अब यहाँ पर ये रहने वाले मांसाहारी लोग हैं। अब मांसाहारी लोग तो ताकतवर होते हैं, ऐसा इनका ये इनलॉजिकल ये बात करते हैं, पता नहीं इनका दिमाग कहाँ चल रहा था, फिर भी ये थोड़ी अटपटी बात कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना।
एल्फिंस्टन कहते हैं कि तुर्क ऑक्सस नदी से सिंधु नदी के बीच रहने वाली लड़ाकू जनजाति थी। वहीं जदुनाथ सरकार कहते हैं कि तुर्क भाग्यवादी थे, वे अल्लाह या ईश्वर में विश्वास रखते थे, शराब सेवन से दूर रहते थे तथा मुसलमानों में जातीय समानता की भावना थी। हालांकि हम देखते हैं कि जो बाबर वगैरह है वो तो शराब में ही डूबे रहते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट ये आ जाता है कि ये इनका जो धर्म था वह अभी अभी बना था, ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 200-300 साल ही हुए थे। तो अब ये क्या करते थे कि धर्म के नाम पर जो युवा हैं उन्हें अपनी तरफ मिला लेते थे, और वो कहते थे कि भाई अगर हम युद्ध जीत रहे हैं तो ये मेरी या आपकी जीत नहीं है, ये धर्म की जीत है, और हम युद्ध कर रहे हैं तो ये धर्म युद्ध कर रहे हैं। तो ये धर्म युद्ध यानी कि जिहाद के नाम पर ये बड़े बड़े युद्धों को जीत लेते थे, और धर्म के नाम पर जो युवा होता था वह मरने को या मारने को दोनों ही परिस्थितियों के लिए तैयार हो जाता था। रोमेश चंद्र दत्त की बात करें, आज भी आप देखते हो आतंकवाद में भी धर्म के नाम पर ही लोगों को भड़काया जाता है, और कहा जाता है कि भाई तुम ऐसा कर दोगे तो धर्म में ये होगा वो होगा, तुमको ये मिलेगा वो मिलेगा। तो जो इंसान का वीकनेस पॉइंट होता है ना, उसी के आधार पर उसे कमज़ोर किया जाता है। आप आतंकवादी, आपने कोई मूवी देखी होगी केरला फाइल्स टाइप की, या कोई मूवी देखी होगी आपने जिसमें आतंकवादी की लाइफ को अच्छे से दिखाया गया होगा। तो उसमें ये दिखाया जाता है कि एक आदमी को वो सारी चीज़ें वहाँ पर दी जाती है जो उसका माइंडसेट पूरी तरह से बदल सके। उसे गलत धार्मिक शिक्षा दी जाती है, उसे गलत आदतों में पाड़ा जाता है, चाहे वह कोई लड़कीबाजी हो या फिर शराबबाजी हो या नशा हो, ये सब उसे दिया जाता है ताकि वो अपने आप से कंट्रोल खो सके। और जैसे ही कोई व्यक्ति अपने आप से कंट्रोल खो देता है तो वह एक हथियार बन जाता है खुद ब खुद। फिर उसे आप कहो कि भाई तू बम पेट में बांध के चला जा और उस भीड़ में जाके रिमोट दबा देना, तो कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में अब उसका कंट्रोल नहीं है। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े विद्वान रहे वो सब ये कहते हैं कि अगर आपको दुनिया जीतना है तो सबसे पहले आपको खुद को जीतना होगा। जब तक आप सेल्फ कंट्रोल नहीं करते तब तक आप लोगों पर कंट्रोल नहीं कर सकते, और जिन लोगों पर दूसरे लोग कंट्रोल करते हैं वो लोग हमेशा अपनी ज़िंदगी में कमज़ोर रहते हैं, उन्हें परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। अब रोमेश चंद्र दत्त की बात सुने तो ये कहते हैं कि भारतीय समाज में एकता का अभाव था तथा राजनीतिक दुर्बलता थी। तो हम पहले से ही ये समझते आ रहे हैं गुप्तोत्तर काल से कि जो सामंत है उनकी स्थिति राजा से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, और कई बार जितने भी राजवंश हम इस काल के देख रहे हैं उनके संस्थापक जो हैं वो किसी न किसी के सामंत रहे, और जैसे ही राजा कमज़ोर हुआ उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और एक समय पर राजा के पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर राजनीतिक लालच या महत्वाकांक्षा ज़्यादातर लोगों में हमें देखने को मिल रही है। राजा के पद में जो सम्मान और जो देवी अधिकारों की वृद्धि थी वो कम हो गई है, जिसके चलते हम ये देखते हैं कि राजा अपने सामंतों को जोड़ के रखने में, अपने आसपास के राजाओं को जोड़ के रखने में काफ़ी कमज़ोर यहाँ पर सिद्ध होता है। केम पणिकर कहते हैं कि राजपूतों की दुर्बल रणनीति तथा विदेशों से संपर्क न होना, यहाँ पर ये कहते हैं कि इन्हें दुनियादारी का कोई ज्ञान ही नहीं था। एक तो इनकी रणनीति कमज़ोर थी, जहाँ पर वे घोड़े से तीरंदाजी से युद्ध कर रहे हैं वहाँ पर ये धनुष भाला लेकर युद्ध कर रहे हैं। जहाँ पर वो विदेशों, मतलब कि उनको ये पता है कि रोमन में क्या हो रहा है, हमारे आसपास के जो विदेशी राज्य हैं उनमें क्या राजनीतिक घटनाएं घटित हो रही हैं, ये उसको लेकर रुचि से नहीं रख रहे हैं। ये आसपास अपने छोटे मोटे जो सामंत है, छोटे मोटे राजा है, उनको ये पराजित कर दे रहा है और उन्हें ये लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली, जबकि इन्हें ये पता ही नहीं है कि इनके राज्य से बाहर, भारत से बाहर विदेशों में क्या स्थिति बनी हुई है। अब ये स्थिति का अभाव होने से ये हुआ, जैसे हम पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, इन्होंने हराया, अच्छी बात है, लेकिन इन्हें ये पता था कि वह पंजाब क्षेत्र में है, सीमा क्षेत्र में बैठा हुआ है, फिर भी ये सेना लेकर नहीं गए। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी तब तराइन के मैदान तक आ गया और स्वागत के लिए खड़े, ऐसा नहीं कि आगे जाकर हम इसको हरा दें,
ऐसा नहीं है। तो ये सब इनके जो संपर्क हैं, संपर्क का अभाव यहाँ पर दिखाता है। एल श्रीवास्तव कहते हैं कि भारतीय राजनीतिक व सामाजिक दुर्बलता इस समय पर हमें देखने को मिलती है। के एस लाल कहते हैं कि राजपूतों की कमजोर गुप्तचर व्यवस्था एवं आदर्शवादी दृष्टिकोण की भाई राजपूत है, अगर कोई भाग रहा है तो भागने दो, पीठ पर हम बात नहीं करते, भले ही वो वापस लौट के आपकी पीठ को ही कोल डाले, उससे आपको कोई मतलब नहीं। तो ये इनका जो आदर्शवाद था, ये ऐसा आदर्शवाद था जिसने इनको ले डूबा। अब आदर्शवाद होना चाहिए। हम बहुत सारे ऐसे शासक देखते हैं जिन्होंने युद्ध जीतने के लिए कई बार गलत हथकंडे भी अपनाए, क्योंकि कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि अगर आप सीधे तौर पर जाओगे, सीधे कहोगे कि भाई छाती तान के ही हम युद्ध लड़ेंगे, तो आप हार सकते हो। इसलिए कई बार जो राजा होते हैं वह साम दाम दंड भेद जैसी नीतियाँ अपनाते हैं। हमने काफ़ी सारे राजाओं को देखा। अब यहाँ पर जो इस काल के जो राजपूत काल के राजा रहते हैं, एक तो चारण कवियों के चढ़ावे में आकर वो अपने आप को योद्धा समझने लगते हैं, ऊपर से आसपास के छोटे मोटे सामंतों को हराकर उनका कॉन्फिडेंस लेवल और ऊपर चला जाता है। तो जब विदेशी शासक आक्रमण करते हैं तो उन्हें लगता है कि भाई हम तो इनको ऐसे ही हरा देंगे, तो वे अपने आसपास के राजाओं से मदद भी नहीं मांगते, और मदद मांगते भी है तो उनको मिलती नहीं, क्योंकि वो अपने ही पड़ोसियों से शत्रुता ले बैठे होते हैं। इसलिए इस काल में राजनीतिक दुर्बलता हमें बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये वीडियो का उद्देश्य था न केवल मोहम्मद गौरी को समझना, बल्कि इस काल की भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों को समझना और आकलन करके समझना कि क्यों भारत में इस्लामिक राज्य की शुरुआत होती है और क्यों यहाँ पर राजपूत काल का अंत होता है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो के दौरान आपको कई सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो आप वीडियो में पूछ सकते हो, और अगर वीडियो के दौरान बोली गई किसी भी बात से आपके मन को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैंने वही आपको कहने का प्रयास किया जो ऐतिहासिक मत है और जो इतिहासकारों का मत है। मैंने अपनी तरफ से कोई भी लीपी चुपड़ी बात करने की कोशिश नहीं की। फिर भी अगर आपको मेरी किसी भी बात से दुख पहुँचे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।